मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं कर रहा हूं स्वागत। एक नया ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं जो सीधे तौर पे विविध सीरीज के अंतर्गत ये अगला वीडियो है। तो विश्वास मानिए बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। मैंने बहुत मेहनत से इन प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। इसका क्लैरिफिकेशन अपने आप में खास होगा, तो दिल थाम के अगले 10 से 12 मिनट के लिए हम लोग जुड़ेंगे और विश्वास मानिए आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं सबसे पहले कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने उत्कर्ष विजन नाम का फेसबुक पेज बनाया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करिए। विश्वास मानिए सामान्य अध्ययन आसान बन के रहेगा और आप बिल्कुल सफल कैंडिडेट के रूप में अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे। तो आप देखते हैं, पहला वीडियो मैंने दे दिया था, ये अगला वीडियो है। तो आप देख रहे हैं कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक है आपका 61वां संविधान संशोधन, 42वां, 102 और 101। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61 अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं। 61वां संविधान संशोधन प्यारे से दोस्तों जो हुआ था वह 1989 में हुआ था और इसमें क्या था कि मताधिकार की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटा के कर दी गई थी 18 वर्ष। और दोस्तों आपको इस बात को जानना होगा कि अगर हम बात करते हैं मताधिकार की तो ये वाली बात लागू होती है दो व्यवस्थाओं में। एक तो है आपका लोकसभा और दूसरा है दोस्तों विधानसभा। ठीक है, विधानसभा में अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। और अगर हम बात करते हैं लोकसभा की तो 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। और दोस्तों जब बात मताधिकार की आती है तो ध्यान रखने वाली बात यह है, संविधान का अनुच्छेद 326 है, उसमें इस प्रकार का संशोधन किया गया था जिसमें कि आपको पता है कि 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं वयस्क की तो इसमें दो दोस्तों भाग 15 जो है, ठीक है ना, भाग जो 15 है वह किससे है? वह निर्वाचन आयोग से है, संबंधित है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, 61वां, 42वां, 102 और 101वां संविधान संशोधन। तो दिल थाम के बैठेंगे, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उद्देशिका तो आपको पता ही है, प्रियम्बल के रूप में हम लोग जानते हैं, प्रस्तावना के रूप में इसको जानते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में दोस्तों राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बात 42वें संविधान संशोधन की बच्चों करें तो ये हुआ था 1976 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये इसने जो है संविधान के बड़े भाग को प्रभावित किया था। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसे भारत का लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की तो बच्चों ध्यान रखेंगे इस व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की उद्देशिका में कुल 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला शब्द कौन सा था? पहला दोस्तों था समाजवादी। दूसरा कौन सा था? पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द था बच्चों वह अखंडता शब्द जोड़ा गया था। माने एकता पहले से लिखा हुआ था, एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो हम कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रियम्बल में, संविधान की उद्देशिका में। इस बात का रखना है ध्यान। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये संशोधन है वह किस समिति की सिफारिश पर हुआ था। प्यारे दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह हुआ था, जो किसी समय पंजाब के सीएम रहे थे। इस बात का रखना है ध्यान। मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पे। और दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप पहली बार यदि आए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। विश्वास मानिए बहुत सारी चीजें सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में मैं प्रयास करता रहता हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कितना लाभ इस व्यवस्था से मिलता है। तो दोस्तों अगली बात करते हैं, लोकसभा का गठन सबसे पहले कब हुआ था। तो बड़ा अच्छा सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1950, 51, 52, 53। सोचिए और कमेंट करके बताइए कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो चलिए दोस्तों राइट आंसर देने का समय आ चुका है। पहली लोकसभा का गठन 1952 में प्यारे दोस्तों हुआ था। इस बात का रखना है ध्यान। अर्थात अगर मैं बात करूं तो 17 अप्रैल 1952 को प्यारे दोस्तों लोकसभा का गठन सबसे पहले हुआ था।
यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो पहला आम चुनाव हुआ था वह 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के प्यारे से दोस्तों 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुआ था। और प्यारे दोस्तों 1952 के मध्य संपन्न हुआ था और इसके बाद ही ये सबसे पहली लोकसभा का गठन हुआ था। जी हाँ, सही समझे हैं दोस्तों। बात लोकसभा की करें तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधियों की सभा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसको निचला सदन भी कहते हैं। इस बात को रखना है ध्यान। बात लोकसभा की प्यारे दोस्तों करें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए प्यारे से भैया 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, अधिकतम आयु का कोई वर्णन नहीं है। समझ पा रहे हैं। बात करते हैं लोकसभा की तो प्यारे से भैया स्थापित परंपरा के अनुसार लोकसभा का जो सदस्य होता है वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। समझ पा रहे हैं। पर ध्यान रखना, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केवल लोकसभा का सदस्य ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। माने राज्यसभा का सदस्य भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस बात को रखना है ध्यान। अभी तक कुल 4 सदस्य जो हैं वे भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो राज्यसभा सदस्य थे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सवाल है आपका 14 नंबर का, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है बच्चों, तो बात जब जीएसटी की करते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, माने गुड्स एवं सर्विस टैक्स के रूप में इसको जाना जाता है, वस्तु एवं सेवा कर के रूप में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 61वां, 42वां, 102वां और 101वां। तो चलिए राइट आंसर देने का समय आ चुका है। इसका राइट आंसर बच्चों होगा 101वां संविधान संशोधन। कौन सा होगा, 101वां संविधान संशोधन का जो विषय है वो क्या है, वो है जीएसटी से है। इस बात का रखना ध्यान। माने जो संशोधन हुआ था प्यारे दोस्तों वह 2017 में प्यारे से भैया हुआ था। इस बात का रखना है आपको ध्यान। ठीक है, और जीएसटी एक बच्चों से एक केंद्रीय कर के रूप में इसको जाना जाता है। इसकी 5 अलग अलग दरें हैं। इस बात का रखना है ध्यान। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बच्चों अगला सवाल देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो बच्चों सरकारी आयोग की बात करें तो ये जो है आपके 4 ऑप्शन हैं, 1983, 51, 52 और अगला है 53। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इसमें, तो इसका गठन हुआ था 1983 में। माने सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। और बात अगर इसकी करें तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये थी, इसका जो मुख्य विषय था वह सेंट्रल स्टेट रिलेशन था। माने केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। और बात करते हैं इस आयोग की तो इसमें बच्चों ध्यान रखना, पी शिवरामन इसके सदस्य थे और इसके अलावा डॉक्टर SR सेन इसके सदस्य थे। SR सेन इसके प्रमुख सदस्य थे। इस बात को रखना है ध्यान। इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए गंभीर मंथन करने से संबंधित था। दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आप देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें होगा, वो होगा आपका 102वां संविधान संशोधन। माने आप देख रहे हैं 102वां संविधान संशोधन का जो विषय है वो है ओबीसी। माने ओबीसी पे आधारित, माने अन्य बैकवर्ड जो क्लासेज होते हैं उसके आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जो संबंधित था। इस बात को रखना है ध्यान। अगली बात दोस्तों अगर करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 2018 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, वो है भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जयपुर, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। तो बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। अगर हम बात इस प्रश्न की करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका अहमदाबाद। ठीक है ना, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। भारत का पहला विश्व धरोहर के सिटी के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है। और बात अगर हम करें तो इसका जो डिसीजन लिया गया था वो 8 जुलाई 2000 प्यारे से दोस्तों 17 को इसका डिसीजन लिया गया था। विश्व विरासत समिति के कौन से 41वां जो सत्र था उस सत्र में इसको डिसीजन लिया गया था। ध्यान रखना बच्चों कि इसको जो है गुजरात की आर्थिक राजधानी के रूप में अहमदाबाद को जाना जाता है। ये भारत का पहला ऐसा शहर था जो इस सूची में शामिल हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया का जो तीसरा था वो प्यारे दोस्तों श्रीलंका का गाले और नेपाल का भक्तपुर शहर इसमें शामिल था। इस बात को रखना है ध्यान। मैंने बात कर दी है इस व्यवस्था की। यहाँ सबसे बड़ी बात बच्चों निकल के आती है, यूनेस्को संगठन बड़ा इंपॉर्टेंट है
और यूनेस्को का इसके बड़ा ही गहरा संबंध है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जारी की जाती है, माने यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ चुका है 18, जिसमें लिखा हुआ है दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया था? पार्टी रहित जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी की जो वकालत करी थी, किसने करी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है प्यारे भैया, ध्यान से इसको समझना है। तो राइट आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखना है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी ने ये बात करी थी। बात करते हैं दल विहीन लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र की बच्चों विशेष बात होती है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। कौन सा? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और अगला होता है मीडिया। माने बात अगर मीडिया की करें तो मीडिया को दोस्तों चतुर्थ स्तंभ के रूप में, फोर्थ एस्टेट के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं लोकतंत्र की, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं बढ़िया से कि एक बात कही थी, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, है ना, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन से? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि गवर्नमेंट टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, माने लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी जाती है। ये बात कही थी अब्राहम लिंकन साहब ने, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इस बात को रखना है ध्यान। आपके एग्जाम में सवाल आया था कि लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी होती है, ये बात किसने कही? तो बच्चों इसका आंसर यही होगा, अब्राहम लिंकन, क्योंकि इस सेंटेंस को घुमा दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे और बात करते हैं नंबर 19 पे हम लोग आ चुके हैं। एक सेंटेंस है, एक कथन है बच्चों, ये बात जरा देखना है गौर करके कि जब जनता का उत्साह चरम पर था, उस समय आंदोलन वापसी का निर्णय लेना किसी राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम ना था। ये बात किसने कही? एक सेंटेंस है, कथन है। आप देखा है कि जब जनता का उत्साह चरम पर था, उस समय आंदोलन वापसी का निर्णय लेना किसी राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम ना था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बोस, जयप्रकाश नारायण, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राइट आंसर इसमें होगा, वो है आपका सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आपको पता है 5 फरवरी 1922 को दोस्तों गोरखपुर के निकट चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें लगभग 21 से 22 पुलिस वाले जो थे, उन्हें उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने में जला करके मार डाला था। इस घटना से महात्मा गांधी जी आहत हुए और उन्होंने इस असहयोग आंदोलन की वापसी की घोषणा कर दी। इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने भाव व्यक्त करे थे कि जब जनता का उत्साह चरम पर था, तो उस समय आंदोलन वापसी का निर्णय लेना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम ना था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आधुनिक भारत में इस सवाल का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगली बात बच्चों बात करें, क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 20 पे। तो आप देख रहे हैं कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बात थारू की बच्चों कर रहे हैं। 4 ऑप्शन है, यूपी, एमपी, उत्तराखंड और तमिलनाडु। सोचिए सोचिए, कमेंट करके बताइए कि व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, राइट आंसर देने का समय आ चुका है। कि बात अगर करें बच्चों तो उत्तर प्रदेश, इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अगर थारू जनजाति की बात करें तो इसका जो विस्तार है, माने जो पाई जाती है, वह उत्तराखंड और यूपी दोनों में पाई जाती है। माने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है प्यारे से भैया, अगर यूपी की बात करें तो जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। इस बात का रखना है ध्यान। बात थारू की करें तो बच्चों ध्यान रखेंगे, आपको अच्छे से पता होगा, ये जो जनजाति है वह दीपावली को क्या शोक के पर्व के रूप में मनाती है और इसी दिन अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को ये रोटी अर्पित करती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। जब बात थारू की दोस्तों आती है तो यूपी सरकार ने जो लखीमपुर क्षेत्र है, यहाँ पर एक महाविद्यालय स्थापित किया है इस जनजाति को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था, मुझे मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि जो उत्कर्ष विजन है वह टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पे उपलब्ध है। आप जरूर यहाँ फॉलो करिएगा और उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल को जरूर आपको क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, जिससे कि जैसे ही हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, लाइव आएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।